हेलो बच्चों। तो हम लोग सेल डिवीजन है ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर शुरू किए थे। इसमें सेल साइकिल के है ना डिफरेंट डिफरेंट जो फेजेस आती है उसको बताया था मैं, है ना, जिसमें G1 S G2 एंड M जो फेजेस रहती है वो सेल साइकिल का एक करेक्ट सीक्वेंस होता है। और इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली माइटोसिस के बारे में जानेंगे, मतलब समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन का भी जो बेसिक था उसको भी हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं किसके बारे में, माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, तो उसको बोलते हैं समसूत्रण। ठीक है, समसूत्रण क्यों बोला गया है, क्योंकि एक सेल जो रहेगी वो क्या करती है, अपने जैसे ही सेल का जब निर्माण करती है तो उस टाइम में जो गुणसूत्र रहते हैं तो गुणसूत्र की जो संख्या रहती है वो क्या रहती है, समान रहती है। यही कारण हम उसको क्या बोलते हैं, समसूत्रण। मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे गुणसूत्र इसका है ना, मतलब जब ये डिप्लॉयड कंडीशन में रहेंगे तो जैसे ही ये सेल बनाएगी दो सेल, तो क्या होगा, इन दोनों सेलों के अंदर में वैसे ही सेम गुणसूत्र होंगे जैसे उसके पेरेंट्स के रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेरेंटल पेरेंटल क्रोमोसोम के जैसा ही प्लाइडी रहेगी, पेरेंटल क्रोमोसोम होते हैं। और यहाँ पर ये उन लोग कौन है, डॉटर सेल्स है, डॉटर सेल। तो यहाँ पर पुत्री कोशिकाएं होती हैं। और चूंकि इसका जो गुणसूत्र रहते हैं है ना, ये वाला गुणसूत्र सेम होने की वजह से इसको हम लोग समान विभाजन भी बोलते हैं, क्योंकि समान हो जाते, समान विभाजित होती है दोनों कोशिकाओं में, तो समान विभाजन भी बोलते हैं समसूत्रण को। ठीक है, अब देखो ये पेरेंट्स जो रहता है ये एक टाइप का है पेरेंट्स, है ना। वैसे ही एक और टाइप के पेरेंट्स हो सकते हैं जिसका सेल में, सेल के अंदर जो प्लाइडी रहेगा वो एन कंडीशन में कहीं है, मतलब हैप्लॉइड में, अगुणित अवस्था में। तो इसके जो है ना ऑफ स्प्रिंग जनरेट होंगे वो कैसे होंगे, तो उन लोग भी एन वाले ही होंगे, है ना। ये भी क्या होगा, एन वाला ही होगा। तो कुल मिलाकर बोला जाए कि जैसा है ना यहाँ पर पेरेंटल वाले क्रोमोसोम रहेंगे या बोल सकते हैं पेरेंटल सेल, वैसे इसके क्या बनेंगे, डॉटर सेल बनती है। ठीक है, तो डॉटर सेल और पेरेंटल सेल में क्या होती है, समानता। यही कारण है कि हम लोग इसको समसूत्रण या माइटोसिस बोलते हैं, है ना। या इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो माइटोसिस प्रोसेस है ये, इसको या तो फिर हम क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन। क्योंकि यहाँ पर हम दो चीज़ें जाने थे, प्रीवियस क्लास में भी देखे थे कि यहाँ पर दोनों बात हो रही है क्या, कि जब वो द्विगुणित होगा या डिप्लॉयड होंगे तब भी, डिप्लॉयड होंगे तब भी और हैप्लॉइड होंगे तब भी, तो दोनों में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि द्विगुणित एवं अगुणित दोनों कोशिकाओं में क्या होती है, माइटोसिस होती है। तो इसको हमें जानना है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि कैसे शुरू होती है, इसको जानते हैं। देखो यहाँ से समसूत्रण माइटोसिस में देखें कि यह देही कोशिकाओं में होने वाला कोशिका विभाजन। देही कोशिका मतलब पहले हम लोग जब मियोसिस पढ़े थे इससे पहले वाले क्लास में, और अभी हम पढ़ेंगे भी, तो उसमें क्या होता है, जनरेटिव सेल के अंदर में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि देही कोशिका जितने भी हमारे अंदर में सोमेटिक सेल्स हैं उन सभी में, जैसे ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में जो सोमेटिक सेल्स हैं, सोमेटिक सेल, दैहिक कोशिका जो क्या होती है, जनन में भाग नहीं लेती, ऐसे कोशिका जिससे पूरा शरीर निर्माण रहता है, ऐसे कोशिकाओं में जब विभाजन होना रहता है तो कौन से प्रोसेस से होती है, तो समसूत्री विभाजन से होती है। मतलब समसूत्रण या बोल सकते हैं माइटोसिस प्रोसेस से ही होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं देखते हैं। इसे समान विभाजन या इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि पैतृक और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो समान होती है ना, यही बात मैंने बोला। अब देखो समान है, आइडेंटिकल है दोनों सेल, तो दोनों सेल जब समान होंगे तो विभिन्नता वगैरह की जो बात आती है वो इसमें लागू नहीं होती। तो वेरिएशन जो रहते हैं जीवों के अंदर में जो आने वाली विभिन्नताएं हैं वो अर्धसूत्री विभाजन की वजह से होती है, जबकि समसूत्री विभाजन विभिन्नता को बताती नहीं है। ठीक है, तो ये भी जानना है हमें। उसके बाद में और आगे देखें, माइटोसिस आमतौर पर द्विगुणित कोशिकाओं में देखा जाता है, या कुछ निम्न पौधे और कुछ सामाजिक कीड़ों है ना, कीड़ों की अगुणित कोशिकाओं में भी होता है। इनमें सभी सेल्स घटकों का प्रमुख पुनर्गठन शामिल है। मतलब देखो क्या होती है, हम तो जानते हैं माइटोसिस वगैरह जो है द्विगुणित कोशिकाओं में होती है, तो जनरली दैहिक कोशिका भी क्या रहती है, सोमेटिक सेल 2n कंडीशन में ही रहती है। तो इसमें माइटोसिस प्रोसेस से ही क्या होता है, डिवीजन। लेकिन ये जो कुछ लोअर जो प्लांट्स वगैरह रहते हैं उनमें भी, लोअर प्लांट्स में और कुछ सामाजिक कीटों जैसे कि है ना हनी बी वगैरह में बात करें, तो हनी बी में जो बनती है ना ड्रोन वगैरह बनते हैं माइटोसिस से ही बनते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म जब पढ़ते हैं तो वहां पर जाने रहते हैं, जबकि वहां पर जो फीमेल जो रहती है वो बनती है मियोसिस से, जबकि माइटोसिस से बने रहते हैं ड्रोन। तो हनी बी वगैरह जो बनती है वो किससे बनती है, एन कंडीशन से। चूंकि इसका पेरेंट सेल एन रहता है तो इन लोग भी एन एन ही बनते हैं। तो जब भी समान गुणसूत्र या बोल सकते हैं
कि पेरेंट के जैसा गुणसूत्र रहेगा यदि पुत्री कोशिकाओं में तो ये समानता प्रदर्शित करती है, मतलब बोला जाए तो ये माइटोसिस प्रोसेस से डिवीजन होने के कारण होती है और गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। ठीक है, इसमें सभी सेल घटकों का प्रमुख पुनर्गठन शामिल है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, अब हम सिर्फ यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में डिवीजन पढ़े थे पिछले क्लास में, ये क्या था वीसी था और ये वाला क्या था वीएन, मतलब साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के पास में सिर्फ ये सेल के पास में दो ही लोग थोड़ी हैं, दोनों के बीच में ही लड़ाई झगड़ा बस थोड़ी ना होना है, और भी लोग हैं इनके पास में, है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है, सब लोग हैं। ठीक है, तो बाकी लोग भी तो क्या होंगे, डिवीजन होंगे, तभी तो दोनों सेल को मिलेगा, है ना, क्योंकि बराबर मात्रा में दोनों की जरूरत पड़ेगी। माइटोकॉन्ड्रिया तो सब में ही रहेगी, न्यूक्लियस भी सब में रहती ही है, उसके अलावा गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लगभग सब में ही सेम रहेगी। तो ये सब चीज का भी, है ना, निर्माण जो होगा पुनर्गठन होता है इनके अलावा। ठीक है, तो इसको भी हमें जानना है। इसके आगे और देखें, क्योंकि हमें साइकिल वगैरह के बारे में बात करेंगे, एक सेल से दो सेल ऐसे डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो पूरे फेजेस हैं ये पूरे, है ना, इन फेज को हम पढ़ेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, इन सबको जानते हैं। ठीक है, तो देखें माइटोसिस जो होती है, माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस में 4 चरण होते हैं, तो उसको जानते हैं। इसको जानने से पहले हमें सेल साइकिल को फिर से रिकॉल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक सेल साइकिल जो होता है ना निरंतर होने वाली सतत प्रक्रिया होती है। तो इसमें हम लोग G1S और G2 पढ़े थे, हालांकि ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है, 95% इंटरफेज वाली जो है, इंटरफेज, है ना, ये 23 आवर भी लेता है और 95% टाइम इसी में स्पेंड होते हैं। जबकि ये वाला एम फेज है, इतना बड़ा तो रहता नहीं, छोटा सा ही रहता है, फिर भी इसको दिखाने के लिए एम फेज को, है ना, बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये कितना आवर में होता है, 1 आवर, या बोल सकते हैं लेस देन 5% टाइम को यही लेता है, कौन, एम फेज। तो माइटोसिस फेज जो होती है इसकी शुरुआत कहाँ से होती होगी, तो यहाँ पर प्रोफेज से शुरू होगी, मेटाफेज, एनाफेज, फिर टीलोफेज होते हुए साइटोकाइनेसिस में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब प्रोफेज की बारे में बात करेंगे, प्रोफेज यही क्या होती है, शुरुआती लक्षण होती है, शुरुआती अवस्था होती है, शुरुआती अवस्थाएं हैं ये। किसकी शुरुआती अवस्था है ये, तो ये होती है कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस को मैं पिछले क्लास में बताया था, कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, डिवीजन ऑफ दिस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का जो डिवीजन होती है, मतलब केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म का विभाजन, जब केंद्रक द्रव्य विभाजित होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस, है ना। तो इसके सब फेजेस अलग अलग चरण होते हैं, हालांकि हम पढ़ने के हिसाब से बनाए हैं, वरना ये तो क्या होती है, सतत प्रक्रियाएं होती है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में जो डिवाइडेड है न्यूक्लियोप्लाज्म का विभाजन, उसको हम लोग पढ़ने के सुविधा के आधार पर बनाए हैं। ठीक है, 4 चरण है इसमें, प्रोफेज है सबसे पहला, दूसरा मेटाफेज है, तीसरा एनाफेज है और चौथा क्या है, टीलोफेज। इसी के अंतर्गत, है ना, क्रोमोसोम जो रहता है उसका बिहेवियर अलग अलग होते जाता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम का बिहेवियर चेंज होता है और कैसे होते हैं उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से हम डायग्राम से देख भी सकते हैं ना, समझने की कोशिश भी करेंगे तो समझ सकते हैं। ये प्रोफेज है, प्रोफेज में 2 अवस्थाएं हैं, लेट अर्ली प्रोफेज होती है और लेट प्रोफेज होती है, मतलब पहले वाली पूर्वावस्था होती है और ये थोड़ा बाद वाली पूर्वावस्था, फिर बाद में फिर मेटाफेज आती है, फिर मेटाफेज के बाद में फिर एनाफेज। यहाँ से ना हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये जो मेटाफेज होती है उसमें दिखती कैसे, क्योंकि डायग्रामेटिकली जब क्वेश्चन आते हैं तो डायग्राम को देते हैं और उसके बाद फिर पहचानो बोलेंगे, तो हम प्रोफेज में देखेंगे कि प्रोफेज में 2 डायग्राम दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, मेटाफेज में एक ही डायग्राम, एनाफेज में भी एक ही डायग्राम है, टीलोफेज में भी एक ही डायग्राम। तो कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए देते हैं कि ये कभी कभी देखो इसमें 2 है तो इसको दे देंगे और क्या है पूछते हैं, तो ये लेट प्रोफेज होती है, लेट प्रोफेज है, जबकि ये क्या है, अर्ली प्रोफेज होती है ये वाली, ये क्या है, मेटाफेज है, एनाफेज, टीलोफेज का सबका डायग्राम है। डायग्राम में डायग्राम बेस्ड जब क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे देते हैं, डायग्राम से क्या है पूछते हैं। ठीक है, इसके आगे और देखें, अर्ली प्रोफेज में एनसीईआरटी का डायग्राम है, अर्ली प्रोफेज में ऐसा दिखाई देता है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही होगी, इसमें रेड कलर में और ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, येलो कलर में जो दिखाई दे रही है, ये भी ना ऐसे प्रॉपरली बनी हुई दिखाई नहीं दे रही है, बीच बीच में ऐसे टूटी हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर न्यूक्लियर पोर रहते हैं, छिद्र रहते हैं यहाँ पर, ऐसे पोर में, है ना। अभी ये टूटती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ये जो पोर दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअल में न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं और ऐसे दिखाई दे रही है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जानते हैं। तो देखें, यह माइटोसिस का सबसे लंबा चरण है, पहला बात है ना, यही वाला लाइन से कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं। वैसे देखो इंटरफेस
तो है सबसे लॉन्गेस्ट है ना। इंटरफेज में 95% क्या रहता है, टाइम स्पेंड होती है। जबकि माइटोसिस में भी, माइटोसिस का जब पार्ट आता है तो उसमें 4 अवस्थाएं, सब फेजेस है। ये सब फेजेस में भी ना सबसे लंबा फेज कौन सा होता है, तो प्रोफेज ही होती है, सबसे लंबा चरण होती है। ठीक है, यह इंटरफेज के एस और G2 चरणों का अनुसरण करता है। एस और G2 चरणों में डीएनए अणु आपस में जुड़े होते हैं। मतलब देखो क्या है, एस में क्या होता है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, तो एस फेज में हुआ क्या था कि डीएनए जो 2C थी वो कितनी बदल गई थी, 4C हो गई थी। ठीक है, डीएनए कितनी थी, 2C, उससे कितनी हो गई थी, 4C। मतलब इसका क्या हो गया था, रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन होते ही क्या हुआ था, यहाँ पर द्विगुणन हो गया। द्विगुणन होने के बाद में ये दो बन गए थे और आपस में कैसे थे, जुड़े हुए थे। तो डीएनए अणु आपस में जुड़े हुए थे, मतलब तभी तो वो है ना, ऐसे जब हम डायग्राम पढ़ते हैं तो यही जब रेप्लिकेट होता है तो ऐसे बना देती है डायग्राम को। मतलब डीएनए की मात्रा उतनी है, गुणसूत्र की संख्या क्या रहती है। गुणसूत्र था, जैसे हम गुणसूत्र को 2n से डिनोट किए थे, तो गुणसूत्र आफ्टर एस फेज वो क्या हो जाता है, गुणसूत्र की संख्या एस फेज के बाद में, एस फेज के बाद भी क्या होती है, गुणसूत्र की संख्या उतनी कुतनी रहती है, 2n का 2n, है ना। क्यों, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या को अभी बताया, याद रखने का तरीका कि गुणसूत्र बिंदु जितने होंगे उतना ही गुणसूत्र रहती है, सीधी सी बात है। अब उसमें एक क्रोमेटिड भी हो सकता है, 2 क्रोमेटिड भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि ये जो है रेप्लिकेशन किया है कि नहीं किया। रेप्लिकेशन किया रहेगा तो 2 क्रोमेटिड हो जाएगा, नहीं किया रहेगा तो एक ही सिंगल क्रोमेटिड रहेंगे। एस फेज के बाद में ऐसे कहानी रहती है। जबकि डीएनए को हम लोग, देखो यहाँ से हम लोग 2C लिए थे तो डीएनए हो गई थी कितनी, 4C हो गई थी। ठीक है, जबकि डीएनए, जबकि गुणसूत्र में कोई चेंजेस नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये होती है अर्ली प्रोफेज में, ऐसे दिखाई देती है, जो न्यूक्लियस रहते हैं या बोल सकते हैं सेल के अंदर का पूरा डायग्राम है ये, है ना। इसके आगे और देखें, प्रोफेज में और क्या क्या घटनाएं होती है इसको जानना है, क्योंकि सीधा लिख के क्वेश्चन आता है यहाँ से कि प्रोफेज में होने वाली घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए आएगा, या तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होते, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं थ्योरेटिकली वाले क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या होती है, विशेष घटनाएं क्या है प्रोफेज में। तो देखना, क्रोमोसोमल सामग्री मतलब क्रोमेटिन फाइबर्स को सुलझाया जाता है और माइटोटिक गुणसूत्र बनाने के लिए संघनित किया जाता है। मतलब हम बोले कि जो लिक्विड वाला पार्ट रहता है, लिक्विड रहता है, लिक्विड, ये लिक्विड क्या रहेंगे, लिक्विड होता क्या है एक्चुअल में, तो ये रहते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन। और जब इस क्रोमेटिन में, क्रोमेटिन एक धागा रहता है, हेट्रोक्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन जानते हैं, तो हेट्रोक्रोमेटिन यू क्रोमेटिन वाला जब धागा रहता है, यही क्या होता है, इसके अंदर में संघनन होता है, संघनन। तो जब संघनन होगा तो ये क्या बनेंगे, क्रोमेटिन से बन जाती है क्रोमोसोम, मतलब बोल सकते हैं गुणसूत्र बनती है। तो क्रोमेटिन से क्या बनती है, गुणसूत्र, कब, जब संघनन होती है तब। ठीक है, माइटोटिक गुणसूत्र बनाते हैं ना, जिसके लिए क्या होना पड़ता है, संघनित होना पड़ेगा उसको, तब जाके गुणसूत्र बनेंगे। उन्हें सेंट्रोमियर पर एक साथ जुड़े 2 क्रोमेटिड से बना देखा जाता है। मतलब वही बात बोला मैंने, है ना, कि ये सेंट्रोमियर से जुड़े, ये सेंट्रोमियर है। अब ये तो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था तो ऐसे दिखाई दे रहा था एक्चुअल में। ठीक है, ये क्या था, ये है तो एक क्रोमोसोम, है ना, कितने क्रोमोसोम, उन्हें सेंट्रोमियर पर एक साथ जुड़े 2 क्रोमेटिड से देखा। ये देखो, एक क्रोमेटिड ये वाला, एक क्रोमेटिड ये वाला, तो दोनों यहाँ पर कितने क्रोमेटिड हो गए, 2 क्रोमेटिड। इसके पहले वाले क्लास में इसीलिए मैं बताया हूँ, है ना, कि क्रोमेटिड की संख्या वगैरह को जानना है, इन सबको जानना है। तो देखो, एक यहाँ पर क्या है, गुणसूत्र बिंदु है, एक क्या है, गुणसूत्र बिंदु, और एक ही क्या है, ये गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम। एक गुणसूत्र है, एक ही गुणसूत्र बिंदु है। इसमें कितने क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड है इसके पास में। ठीक है, अब 2 क्रोमेटिड है, चूंकि ये जो है ना डबल साइडेड, मतलब इधर भी क्या है, थ्रेड जुड़ा हुआ है डीएनए का, इधर भी थ्रेड जुड़ा हुआ है, धागा, तो एक गुणसूत्र बिंदु एक गुणसूत्र होती है। तो वैसे ही यहाँ पर 2 क्रोमेटिड होते हैं, लेकिन ये दोनों क्रोमेटिड के पास में एक गुणसूत्र बिंदु के पास में 2 काइनेटोकोर के ग्रुप रहते हैं, काइनेटोकोर के ग्रुप के समूह, मतलब 2 काइनेटोकोर होते हैं, सीधी सी बात है, 2 काइनेटोकोर होते हैं। इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देखे थे। और इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काइनेटोकोर से आके जुड़ेगी स्पिंडल फाइबर जो है रहती है, वो सब चीजें। ठीक है, एक गुणसूत्र बिंदु बराबर एक गुणसूत्र, और एक गुणसूत्र में यदि क्रोमेटिड 2 है तो काइनेटोकोर भी 2 होंगे। यदि क्रोमेटिड 1 रहेगा ना, इसी में देखो क्रोमेटिड क्या है, 2 है। अब मान लो इसी में, मान लो मैं इसको सिंगल ऐसे बसी बनाता, तो गुणसूत्र बिंदु क्या है इसमें, इसमें गुणसूत्र बिंदु भी 1 है, गुणसूत्र बिंदु क्या है, 1, तो गुणसूत्र भी क्या है, तो गुणसूत्र भी 1 है। गुणसूत्र बिंदु जितने रहेंगे उतना गुणसूत्र रहेगा, सीधी सी बात। तो ये भी क्या है, 1, तो गुणसूत्र 1 है, गुणसूत्र बिंदु 1 है।
तो इसमें क्या दिखाई दे रही है, एक ही क्रोमेटिड दिखाई दे रही है, तो इसमें क्रोमेटिड की संख्या कितनी है, एक है, तो एक क्रोमेटिड है ये क्रोमेटिड। और जब एक क्रोमेटिड रहेगी तो यहाँ पर क्या होंगे, एक काइनेटोकोर ही होंगे, काइनेटोकोर ही होंगे। ठीक है, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये विदाउट डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ था तब का है क्रोमोसोम, अरे डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया है तब का क्रोमोसोम है। ठीक है, अब देखें सेंट्रोसोम मतलब सेंट्रियोल वगैरह कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं। ये बात एनसीईआरटी यहीं पर लिखा है, कहाँ पर, जब लेट प्रोफेज आती है ना, लेट प्रोफेज याद रखना कि हालांकि हम लोग जब मेटाफेज आती है तो ये वाली लाइन को पढ़ना रहता है हमें, लेकिन इसमें प्रोफेज में 2 चरण बता दिया है, इसीलिए लेट प्रोफेज में ही याद रखना है इसको। कि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सेंट्रोसोम या बोल सकते हैं तारक केंद्र, तारक केंद्र है ये, तारक केंद्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर मतलब अपोजिट पोल्स की ओर में कैसे मूवमेंट करेंगे, तो कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ने लगेंगे, कब मूवमेंट करेंगे पूछेंगे, तो कब मूवमेंट करती है वो, लेट प्रोफेज में। उसका आंसर यही आएगा भाई, है ना, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है इसमें, मेटाफेज नहीं बोल सकते यहाँ पर हम लोग, है ना, क्या बोलेंगे, गुणसूत्र में जो सेंट्रोसोम या तारक केंद्र है विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ने कब लगते हैं पूछेंगे, तो लेट प्रोफेज में बढ़ती है ना, ऑप्शन देंगे अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मेटाफेज, ऐसे ऑप्शन देंगे तो अर्ली लेट प्रोफेज में, है ना, बढ़ती है। ठीक है, प्रत्येक सेंट्रोसोम सूक्ष्म नलिकाएं मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स विकीर्ण करता है जिन्हें एस्टर्स कहा जाता है। विकीर्ण करता है मतलब देखो यहाँ पर लेट प्रोफेज है, यहाँ पर हम ऐसे बना देते हैं सेंट्रियोल, एक्चुअल में ऐसे ही रहता है ना, यहाँ पर भी सेंट्रियोल है और इधर भी सेंट्रियोल, मतलब एक्चुअल में यहाँ पर हमें नहीं बनाना चाहिए, हमें बनाना चाहिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ऐसा है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ऐसा, 2 सेंट्रियोल हो गया था। एस फेज में जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन हो गया रहता है, डुप्लीकेशन। अब देखो ये इधर की ओर बढ़ रहा है, ये इधर की ओर बढ़ रहा है, मान लो ये साउथ पोल है, ये पोल होती पोल, और ये क्या है, नॉर्थ पोल है मान लो, ठीक है, नॉर्थ पोल। ठीक है, इसको एन लेते हैं, नॉर्थ पोल ये है, और इसको लेते हैं हम लोग क्या, साउथ पोल है ये, साउथ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मान के चलते हैं, गोलार्ध है ना, गोला, बीच वाला क्या होता है, इक्वेटर होता है, इक्वेटर। तो ये क्या होता है, दोनों ये इधर की ओर विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगे, विपरीत ध्रुव मतलब एन इधर है तो एस इधर, तो ये इधर की ओर जाती है सेंट्रियोल और ये इधर की ओर जाती है कौन, सेंट्रियोल। और जब जाते रहती है ना उसी टाइम में यहां से एस्टर निकालती है, एस्टर, तारे नुमा संरचना एस्टर बोलते हैं। तो एस्टर जो दिखाई दे रहा है कहाँ पर ही दिखाई दे रहा है, तो लेट है ना प्रोफेज में ही दिखाई देती है कौन, एस्टर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर। सूक्ष्म नलिकाएं निकलती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की नलिकाएं हैं ये, माइक्रोट्यूब्यूल्स है एक्चुअल में। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोबॉडीज होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर एग्जांपल ऑफ माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज जानते होंगे, सूक्ष्म नलिकाएं, उसे कई पार्ट होती है कौन, सूक्ष्म नलिकाएं जो है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो देखें विकीर्ण जिन्हें एस्टर कहा जाता है, स्पिंडल फाइबर के साथ 2 एस्टर मिलकर माइटोटिक, है ना, स्पिंडल फाइबर के साथ में मिलकर 2 एस्टर मिलकर माइटोटिक उपकरण बनाते हैं। अब ये क्या बात है, स्पिंडल फाइबर के साथ में मिलकर एस्टर, तो जो ये एस्टर जो रहती, एस्टर यहाँ पर रहती स्पिंडल फाइबर, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर प्लस 2 एस्टर्स, स्पिंडल फाइबर प्लस 2 एस्टर इज इक्वल टू माइटोटिक अपरेटस, माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। मतलब बोला जाए कि देखो कोई भी काम को करने के लिए उपकरण का होना जरूरी है, मतलब मशीन चाहिए। अब मशीन कैसे बनेगा, मतलब इसको अलग करने के लिए कहीं ना कोई तो जगह होगा, तो जैसे ही अपोजिट पोल की ओर जाएगी इसको टाइटली क्या होना है, देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर बाइंड होना है इसको। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स रहते हैं ना, स्पिंडल फाइबर, वो क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, चूंकि ये खुद स्पिंडल जैसे मकड़ी का जाल रहता है ना, वैसे ही स्पिंडल फाइबर बनाएगा, चूंकि यहाँ पर उसको क्या है, कील के जैसा, यहाँ पर कील जैसे है ना दीवार में लगी हुई रहती है, तो एक जगह लगी रहेगी तभी तो वो कपड़े को ऐसे है ना, मतलब उसमें रस्सी डालेंगे तो दोनों रस्सी को पकड़ के रखे रहेगी। सेम यहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो रहते हैं उसके साथ में जो ये जो तारक केंद्र उससे निकलने वाली जो एस्टर है जब जुड़ती है तभी क्या बनाती है, माइटोटिक अपरेटस बनाती है। मतलब बोल सकते हैं स्पिंडल फाइबर बड़ा धागा है, उसमें ये जो छोटे छोटे धागे हैं ना वो जाके जुड़ेगी। ठीक है, और इसके साथ में जब जुड़ेगी तभी क्या बनाएगी, माइटोटिक अपरेटस। तो माइटोटिक अपरेटस किसमें हेल्प करती है, तो हेल्प करती है किसमें,
सेल डिवीजन, या बोल सकते हैं सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये किसमें हेल्प करेगी? सेपरेट करने में, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम को अलग अलग करने में हेल्प करती है। कौन? ये जो माइटोटिक अपरेटस रहते हैं। तो माइटोटिक अपरेटस किससे बनी रहती है करके क्वेश्चन पूछेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो स्पिंडल फाइबर प्लस 2 एस्टर से मिलकर बनी रहती है। एस्टर का मतलब ये होता है सूक्ष्म माइक्रोट्यूब्यूल्स की नलिकाएं होती है ना, सेंट्रोसोम जो वीकेंड करता है। ठीक है, इसके आगे और देखें। प्रोफेज के अंत में, मतलब लेट प्रोफेज में क्या होती है ना, इसके अंत में क्या होगी, जब ये कंडेंसेशन चलते रहता है, मतलब एक्चुअल में क्या हुआ यहाँ पर कि क्रोमेटिन जो रहती है, क्रोमेटिन जो लिक्विड है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, लिक्विड है। लिक्विड का मतलब ये द्रव्य रूप में है ये। इससे क्या बनना है इसको, इससे ठोस बनना है। द्रव से क्या बनना है? ठोस। तो ठोस बनना बनना है, इसके लिए कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा। तो ठोस कैसे रहती है, तो ठोस कैसे बनेगा, तो ठोस का मतलब क्या है, क्रोमोसोम बनना है इसको। तो इसके लिए कौन से प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी? संघनन की। और जब संघनन पूरी तरीके से हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, पूरा संघनन पूरा होगा, तो पूरा होने को बोलेंगे, पूरा होने के टाइम में, होने के समय, पूरा होने के समय, पूरा होने के समय ये चीजें होने वाली है। पूरा होने के समय क्या होगा कि प्रोफेज के अंत में कोशिकाएं, मतलब सेल के अंदर में क्या नहीं रहेंगे, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहेंगे, तीसरा न्यूक्लियोलस भी नहीं रहेगा, और चौथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं रहेंगे। मतलब लेट प्रोफेज में हम देखें, सेल को देखेंगे ना, तो यहाँ से देखो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते दिखाई दे रहे हैं, डिसअपियर होते दिखाई दे रहे हैं, मतलब अदृश्य हो रहे हैं। यहाँ से क्या हो गए, अदृश्य होते हैं, हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर अदृश्य होना शुरू होंगे और लास्ट लास्ट आते तक अदृश्य हो जाएंगे। कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बताओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रहा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लोगों की क्या ही औकात है बेचारों की कि इन लोग जिंदा रह जाएंगे। इन लोग खुद खत्म हो जाते हैं, मतलब इन लोग खुद हटेंगे यहाँ से। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में गोल्जी अपरेटस, या बोल सकते हैं गोल्जी बॉडी डिपेंड रहता है। क्यों? क्योंकि भाई हम जानते हैं, आलू चिप्स बनाने वाली जब कहानी पढ़ते हैं हम लोग इसमें सेल बायोलॉजी में, तो गोल्जी बॉडी को सप्लाई करने वाला जो मटेरियल सप्लाई करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। अब ये नहीं रहा तो ये कहाँ से रहेगा? तो ये भी बिल्कुल नहीं रहता। और चूंकि क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम में बदल रहा है, मतलब द्रव जो है किसमें बदल रहा है, ठोस में, तो इस टाइम में न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूक्लियोलस रहता है, न्यूक्लियोलस मतलब बोल सकते हैं इसको केंद्रिका, है ना, केंद्रिका बिना झिल्ली रहित कुछ है ना, अंगक होते हैं ये बिना झिल्ली के, ये भी क्या होंगे, डिसअपियर होने लग जाएंगे। मतलब यहाँ से बेसिकली हमें 3-4 बातों को याद रखना है। क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम पहले याद रखें, उसी से जुड़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लेट प्रोफेज में इन लोग को हम दिखाई दे, मतलब सूक्ष्मदर्शी देखेंगे तो ये लोग दिखाई नहीं देते कि है भी कि नहीं है सेल में। कौन कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस, या कौन? न्यूक्लियोलस, ये नहीं रहेंगे। तो निम्न में से कौन सी संरचना जो है लेट प्रोफेज में दिखाई नहीं देती करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो कौन कौन नहीं दिखाई देती, कौन कौन दिखाई नहीं दे रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या है ना, और कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस एंड न्यूक्लियोलस। तो इन लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, अदृश्य हो जा रही है, डिसअपीयरिंग हो जाती है। क्योंकि कंडेंसेशन पूरी तरीके से, है ना, होने के समय में जब कंडेंसेशन ऐसे हो जाती है या क्रोमोसोम बन जाते हैं तो ऐसा, है ना, होता है। ठीक है, इसके आगे और देखें। अगला है सेकेंड स्टेप होती है। देखो अब इन सब में ये सब जो तामझाम हुआ तो इसमें तो लेट लगेगा ही, तो प्रोफेज ही सबसे लेट अवस्था होती है। तो इसको हम लोग देखे भी, है ना, क्या देखें कि यहाँ पर जो माइटोसिस होती है उसमें सबसे पहला, माइटोसिस का पहला जो पार्ट है प्रोफेज, वो सबसे लंबा होता है। ये बात हम लोग, है ना, जाने यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं मेटाफेज में क्या होती है। देखना, मेटाफेज के शुरुआत में ही एनसीईआरटी ने लिखा है कि केंद्रकी झिल्ली पूरी तरह से विघटित हो जाता है। अब देखो वहां पर डिसअपीयर, अदृश्य होना शुरू होती है, मतलब अदृश्य मतलब होने से, पूरी तरीके से टूटने से थोड़ा पहले वाले लेट प्रोफेज है। उसके बाद देखो, चूंकि कुछ का विभाजन जो है ना सतत प्रक्रिया है, अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो टूटते रहती है अदृश्य होने से थोड़ा पहले, है ना, को बोलेंगे लेट लेट प्रोफेज। और उसके बाद जैसे विघटित हुआ तो केंद्र की झिल्ली पूरी तरह से जहां पर विघटन होगा उसको हम बोलेंगे क्या, मेटाफेज बोलेंगे। तो केंद्र की झिल्ली की पूरी तरीके से विघटन होने को ही हम क्या बोलेंगे, मेटाफेज बोलते हैं। ठीक है, इसलिए गुणसूत्र कोशिका के साइटोप्लाज्म के माध्यम से फैलते हैं। डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, गुणसूत्र बन गए हैं, यहाँ पर गुणसूत्र बने हुए हैं।
मतलब बने कंडेंसेशन से, संघनन से क्या बने, गुणसूत्र या क्रोमोसोम बने। अब ये पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। इतने दिन तक ये तो कहाँ थे, सेल के अंदर में ही थे। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर में थे, मतलब सेल के अंदर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में थे। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रहा, बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म जो था वो क्रोमोसोम में बदल गया, सॉलिड स्ट्रक्चर में। तो बताओ ये क्रोमोसोम मतलब ये साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे, तो साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से फैल गया ये, ठीक है। फैलने के बाद में देखना क्या होगा, गुणसूत्र संघनन पूरा हो गया। अब पूरा हो जाती है, ये बात भी लिखा है एनसीईआरटी ने इसी में मेटाफेज में ही, कि गुणसूत्र का संघनन कब पूरा होता है वाला क्वेश्चन पूछेंगे, तो पूरा कब होता है, तो मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज स्टेज या बोल सकते हैं क्या, अवस्था में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है एनसीईआरटी ने, है ना, क्या लिखा है देखते हैं, कि माइक्रोस्कोप के द्वारा उनका आसानी से अध्ययन किया जा सकता है, उनकी दो सिस्टर क्रोमेटिड होगी। मतलब देखो ये माइक्रोस्कोप से ना, माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे इसको, तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो गुणसूत्र पूरी तरीके से दिखाई देगा, और इसी टाइम में ही दिखाई देता है। तो यह अवस्था जो होती है, यह अवस्था गुणसूत्र की आकृति के अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक है। मतलब यह अवस्था किसके लिए हम लोग स्टडी करने के लिए, तो गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन करने के लिए, गुणसूत्र की किसका, आकृति का अध्ययन कौन सी अवस्था में किया जाता है, कोशिका चक्र की, तो कोशिका चक्र की, है ना, मेटाफेज या बोल सकते हैं मेटाफेज अवस्था में हम लोग गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन करते हैं। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुणसूत्र इसी में ही ना प्रॉपर बने हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इससे पहले जो गुणसूत्र के बारे में हम पढ़ते भी हैं, चार टाइप के जो गुणसूत्र, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, है ना, ये सब चीज जो पढ़ते हैं हम लोग सब मेटासेंट्रिक, पांच जो चार टाइप पढ़ते हैं, तो चार टाइप को कहाँ से देखे होंगे, वो किस टाइम में बने हुए दिखाई देते हैं। नॉर्मल टाइम में तो सेल जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है, क्रोमोसोम को लिक्विड में रखा रहता है क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में। लेकिन जैसे ही ना क्या होता है, कोशिका विभाजन करती है, तो उस टाइम में गुणसूत्र जब पूरी तरीके से बनेंगे, तो गुणसूत्र पूरी तरीके से बनेंगे तो गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर, है ना। जब हम सेल बायोलॉजी पढ़े रहते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं क्या, कि गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन जो करना है हमें, तब कौन सी अवस्था में करना पड़ता है, तो मेटाफेज में। तो यहाँ पर गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर चार प्रकार के हम लोग क्या पढ़ते हैं, गुणसूत्र, जिसमें एम मेटासेंट्रिक होती है ना, जिसको हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ते भी हैं, है ना। तो मेटासेंट्रिक में दोनों को इधर उधर के क्या रहता है, समान रहती है ना, जो दोनों आर्म्स होती है, ये एक क्रोमोसोम के दो आर्म्स है यहाँ पर, भुजाएं वो दोनों समान। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, थोड़ा से ऊपर की ओर में रहते हैं क्या, सेंट्रोमियर, तो उसको हम लोग सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। और उसके बाद में होती है क्या, एक्रोसेंट्रिक वाली जगह, तो एक्रोसेंट्रिक में, है ना, टर्मिनल से थोड़ा पहला होती है तो एक्रोसेंट्रिक है, और टर्मिनल में ही ऐसे रहते हैं, तो टर्मिनल में जो रहती है तो क्या है, टीलोसेंट्रिक हो जाती है। हालांकि इन लोग ऐसे रहते हैं डबल डबल ऐसे, है ना, ये क्योंकि क्रोमोसोम का क्या हो गया रहता है इस टाइम में, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया रहता है, तो डीएनए रेप्लिकेट करके ऐसा बन गई रहती है। तो उसी हिसाब से हम लोग गुणसूत्र की आकृति और अध्ययन, है ना, आकृति का अध्ययन कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप से आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। उनकी दो सिस्टर क्रोमेटिड होती है, तो उनके क्या रहते हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब एक सिस्टर क्रोमेटिड ये है, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड ये है ना। क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन के बाद वाली स्टेजेस है, तो उसमें सब में दो दो क्रोमेटिड ही मिलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड, और आपस में एक ही क्रोमोसोम से बने हुए हैं, इसीलिए रेप्लिकेट होके इसीलिए आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। सिस्टर क्रोमेटिड कैसे, अपोजिट रहते हैं, यहाँ पर एडेनिन रहेगा तो इधर थाइमिन रहेंगे, है ना, इधर साइटोसिन रहेगा इधर ग्वानिन रहेंगे, तो अपोजिट जस्ट रहते हैं, उसमें नाइट्रोजन बेस, इसीलिए सिस्टर क्रोमेटिड है। जबकि ये क्रोमेटिड इस क्रोमेटिड से भिन्न होती है, इसलिए नॉन सिस्टर हो जाती है, जिसको इससे पहले वाले क्लास में बताया था मैंने, है ना। ठीक है, तो देखें इधर, ये हो गया एक गुणसूत्र में दो सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, ये जान गए हम लोग। उसके बाद और देखें, गुणसूत्र भूमध्य रेखा पर आते हैं। भूमध्य रेखा मतलब ये जो मेटाफिजिक प्लेट होती है ना, यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं एक प्लेट के रूप में, है ना, यहाँ से ऐसे प्लेट में आता हुआ दिखाई देगा। ट्रांजिस्ट टू मेटाफेज, ट्रांजिस्ट मतलब ये होता है, देखो स्पिंडल फाइबर जो है, यहाँ से स्ट्रल रेस जो निकला था ना, उसमें से स्पिंडल फाइबर इसके काइनेटोकोर से जुड़ता हुआ है, उससे जाके जुड़ गया। अब वहां पर वो जाके नहीं रहता, और इधर एस्ट्रल को नहीं बनाते ना इन लोग, तो इसको खींचते खींचते खुद ही खींचा जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, कई बार हम लोग रस्सी खींचते हैं खुद ही खींचा जाते हैं, उधर से ज्यादा फोर्स लगता है, तो वो रस्सी खींच वाला नहीं जानते खेल, उसमें समझ आया कि नहीं आया। तो ये जो इधर ने उधर जो है ना खींचना चाहिए, लेकिन है ना वो इधर की ओर आ सकता है, इसीलिए ये पूरा स्टर्स बनते हैं, स्टर्स, ताकि बैलेंस बना सके उसको। देखो इसके पास में कितना दिमाग है कि नहीं, उतना इधर को बैलेंस बनाना है उसको,
इधर से वो फोर्स लगा खींचेगी ना इसको क्रोमोसोम को सेपरेट करने के टाइम, ये इधर खींचेगी वो इधर खींचेगी। समझ आया कि नहीं आया? इसीलिए एस्टर बनते हैं, और एस्टर जब स्पिंडल फाइबर से मिल जाती है, मतलब जो एक धागेनुमा संरचना उससे, तब क्या बनती है, माइटोटिक अपरेटस बनते हैं। उन दोनों मिलकर ही क्या करती है, इस क्रोमोसोम को सेपरेट करवाती है। तो देखिए गुणसूत्र भूमध्य रेखा पर आते हैं, मेटाफेज पर गुणसूत्र के संरेखण के तल को मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, है ना। देखो ये एक तल में आ गए, ये एक तल में आने के बाद में क्या हुआ, देखो ऐसे आ रहे थे, है ना, ऐसे जुड़ गए, पहले से जाके जुड़ गए, ये जो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ गया है, और ऐसे आ रहे हैं, ये सेंट्रोमियर इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ट्रांजिट टू मेटाफेज, और उसके बाद प्रॉपरली मेटाफेज को यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो इस मेटाफेज में यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रहा होगा, मेटाफेजिक प्लेट या मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट वो जगह है जो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा का मतलब इक्वेटर में है, ऐसे एक लाइन में, वहीं पर आना पड़ेगा उनको। समझ आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि जब जब देखो डिवाइड होगा, है ना, एक घर बना हुआ है तो डिवाइड होगा तो बीचों बीच से बाउंड्री बनाएंगे, तो बाउंड्री बनेगा तभी दोनों अलग अलग हो पाएंगे, है ना। वो वाले लोग उधर चले जाएंगे, ये वाले लोग इधर चले जाएंगे, तो इसीलिए बाउंड्री बनाने जरूरी है। तो बाउंड्री मेटाफेजिक प्लेट होती है, मेटाफेज प्लेट कहा जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर में बनते हैं ये, तो इसको इक्विटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं, इसको इक्विटोरियल प्लेट बोलते हैं, इक्विटोरियल प्लेट। तो इक्वेटोरियल प्लेट होती है कौन, ये मेटाफिजिक प्लेट का ही नाम है। ठीक है, अब देखें, दोनों ध्रुवों से स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर में उनके काइनेटोकोर द्वारा क्रोमेटिड से जुड़े होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, काइनेटोकोर। तो सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर में उनके काइनेटोकोर द्वारा क्रोमेटिड से जुड़े होते हैं, मतलब ये जो बात बताया था मैं उतना टाइम, मतलब प्रीवियस क्लास में, एक गुणसूत्र बिंदु है यहाँ पर। गुणसूत्र बिंदु कितने हैं, गुणसूत्र बिंदु है ये। तो ये गुणसूत्र बिंदु में दोनों तरफ क्या रहती है, सेंट्रोमियर रहती है। एक इधर की ओर खांच है, मतलब सेंट्रोमियर का मतलब ऐसे खांच रहती है दोनों तरफ ऐसे। जब खांच रहते हैं दोनों तरफ, इसी का हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। क्योंकि ये क्रोमोसोम्स ऐसे सिंगल तो रहते नहीं हैं, है ना, इसके ऐसे सिस्टर क्रोमेटेड रहते हैं। तो एक जो रहती है, एक जो काइनेटोकोर है वो इधर रहेगी ऐसे, है ना, इस तरफ, और एक जो रहती इधर, है ना। इसको हटा के दोबारा बनाते हैं, ऐसे ये है, एक गुणसूत्र बिंदु है ये। अब इसमें देखिए तो ये जो है, इधर की ओर एक काइनेटोकोर है, इधर की ओर एक काइनेटोकोर है, दो काइनेटोकोर है इसमें। ठीक है, तो काइनेटोकोर कितने हैं यहाँ पर, दो। तो जो स्पिंडल फाइबर जो रहते हैं, स्पिंडल फाइबर वो क्या होंगे, यहाँ पर ऐसे अटैच होंगे। तो काइनेटोकोर से जुड़ी होती है, ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि गुणसूत्र के किस जगह में, गुणसूत्र के कौन सी जगह में स्पिंडल फाइबर जाके जुड़ती है, वाला क्वेश्चन को कई बार पूछा है नीट ने, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और हमेशा आते रहते हैं, इसीलिए याद रखना, स्पिंडल फाइबर, है ना, सेंट्रोमियर में उनके काइनेटोकोर द्वारा क्रोमेटिड से जुड़े होते हैं, वहीं पर जाके जुड़ जाता है। तो देख भी सकते हैं यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर निकलता हुआ रेड में जो दिखाई दे रहा है, वो क्या है, स्पिंडल फाइबर। और यही स्पिंडल फाइबर जो है ना, वही जुड़ा हुआ है काइनेटोकोर से। देखो इसमें एक एक इधर से जुड़ा है, एक उधर वाले उधर वाले किससे जुड़े, स्पिंडल फाइबर। एक इधर वाले सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर आए हैं उनसे जुड़ा है, और एक वाला उधर से जुड़ा है। तो दो काइनेटोकोर तो है यहाँ पर, एक ही गुणसूत्र है लेकिन वो पेयर में है, मतलब पेयरिंग की बनाया हुआ है वही। तो ये समझ आया मेरे ख्याल से, है ना। यहाँ पर देखो स्पिंडल फाइबर देखो जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा ये मेटाफिजिक प्लेट में आके अरेंज हो गए क्रोमोसोम। और अरेंज होने के बाद में इसको अलग होना है अभी, तो अलग कैसे होंगे उसको जानते हैं। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा किसको, तो एनाफेज को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला है कौन सा, एनाफेज। तो इसमें हम लोग क्या जाने कि, है ना, मेटाफेज में कि केंद्रीय झिल्ली पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, विघटित, साइटोप्लाज्म के माध्यम से गुणसूत्र सभी जगह दिखाई देने लग जाएंगे, और संघनन पूरा हो जाएगा। माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी देख सकते हैं, गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन यहीं पर ही किया जा सकता है ना। गुणसूत्र मध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर आके अरेंज हो जाएंगे, तभी तो दोनों को सेपरेट कर पाएंगे। यदि कोई, है ना, मैं नहीं आऊँगा बोलेगा, इतना में ही रुक जाएगा, तो उसका, है ना, विभाजन नहीं होगा, वो उसी सेल का ही हो जाएगा वो। ठीक है, इसीलिए एक जगह में पहले आना पड़ेगा, एक जगह पहले आओ और उसके बाद अलग अलग होना, ये वाली बात चलती है यहाँ पर। तो उसके बाद में क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर यहाँ पर आके क्या हो गए, स्पिंडल फाइबर जुड़ गए एक एक काइनेटोकोर से। तो काइनेटोकोर ऐसा नाम है जिसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो इतना अच्छा चीज़ है ये काइनेटोकोर, इसको हमें जानना है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आगे, एनाफेज क्या होती है देखें।
तो ये माइटोसिस में सबसे छोटा चरण है ना। इसको भी कभी कभी पूछ सकता है देने के लिए, क्योंकि देखो इसमें क्या कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। इसमें जो स्पिंडल फाइबर थे अपने अपने ध्रुव तरफ वाले, ये अपनी की ओर खींचेगा, वो उसको अपनी ओर खींचेगा। मतलब एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पर दोनों जब यहाँ पर स्पिंडल फाइबर से जुड़े थे, ये है ना, ये ऐसे थे, ये ऐसे स्पिंडल फाइबर से जुड़े थे, काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर, इससे ये स्पिंडल फाइबर जुड़ा है, इससे ये, तो दोनों अपनी अपनी ओर खींचेंगे इसको, है ना। जब खींचेगा तो पूरा ताकत लगाएगा, खींचते टाइम में बेचारा खुद इधर की ओर आने लग जाता है, खींचते खींचते। क्यों, तो ये ताकत तो लगाना पड़ेगा उसको, तभी खींच पाएगा। तो ताकत एक्चुअल में नहीं लगा रहा है, वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, स्पिंडल फाइबर के जो साइज रहती है ना उसको कम कर देती है वो। ठीक है, अब यहाँ से ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना बताऊंगा मैं, है ना। हालांकि ये एनसीईआरटी लिखा है कि नहीं पता नहीं, देखते हैं इसमें, है ना। तो माइटोसिस में सबसे छोटा चरण है ये कौन सा वाला, एनाफेज। तो देखना इसमें क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो पुत्री कोशिका बनती है ना। दो पुत्री क्रोमेटिड या भविष्य के पुत्री नाभिक के गुणसूत्र, मतलब भविष्य के पुत्री नाभिक के गुणसूत्र का निर्माण होता है। जैसे स्पिंडल फाइबर सिकुड़ते हैं, क्रोमेटिड भूमध्य रेखा से विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। मतलब देखो थ्योरी जो भी है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि एनाफेज में क्या हुआ। अब ये वाला काइनेटोकोर वाला, ये वाला ये इधर की ओर आ रहा है, और ये वाला काइनेटोकोर वाला उधर की ओर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम थे इन लोग, और लेकिन ये डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था तो अलग अलग बन गए थे इन लोग। एक ही में जुड़ा हुआ था, एक ही गुणसूत्र बिंदु थे इनके पास में, एक गुणसूत्र बिंदु था, लेकिन स्प्लिट हुआ जब टूटा तो काइनेटोकोर से पकड़ा हुआ है, ये कि भी काइनेटोकोर से पकड़ा हुआ है। काइनेटोकोर वाले लोग इधर की ओर खींचे, उधर की ओर खींच रहे हैं, तो खींचते खींचते क्या हुआ कि जब जब तक ये जो है ना उधर की ओर नहीं चला जाएगा, जब तक इधर की ओर नहीं चला जाएगा आएगा, तब तक ना क्या होते जाएंगे, खिंचाव होते जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज जानेंगे, कि क्या जानेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सेंट्रोमियर है ना, ये सेंट्रोमियर है, गुणसूत्र बिंदु, सेंट्रोमियर या बोल सकते हैं गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु, है ना। वहां पर क्या होंगे, गुणसूत्र बिंदु में जो काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर वो किधर की ओर है, तो ये इसको बोलेंगे टुवार्ड्स, टुवार्ड्स पोल। मतलब ये है किधर की ओर, इसका है ना सिर, या बोल सकते हैं मुंह किधर की ओर है, तो इसका टुवार्ड्स पोल का मतलब भूम रेखा के, मतलब किसकी ओर है, ध्रुव की ओर, ध्रुव की ओर है ये। कौन से साइड में है ये, ध्रुव की ओर है, मतलब ध्रुव की ओर है, ये इधर ध्रुव की ओर है, ये इधर ध्रुव की ओर है। समझ आया कि नहीं आया। लेकिन इसकी जो भुजा है ना, ये भुजा देखो, इसकी भी भुजा और इसकी भी भुजा, सबकी भुजा, तो इसकी जो भुजा है ना, भुजा किसकी भुजा, ये जो क्रोमोसोम है उसकी, गुणसूत्र की भुजा जो है किधर की ओर है, टुवार्ड्स दी सेंटर, सेंटर की तरफ है, मतलब बोल सकते हैं केंद्र की ओर, है ना। अब कई लोग सोचे नहीं होंगे कि नीट कहाँ से क्वेश्चन देता है, तो यही सब चीज़ को हमें जानना रहता है, इसीलिए है ना टीचर की ज़रूरत पड़ती है। एनसीईआरटी पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है। लोगों को लगता है बायो सब्जेक्ट हम पढ़ लेंगे और हमारा हो जाएगा, थ्योरी है इसलिए हमारा समझ आ जाता है, लेकिन भूलते इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा हिडन लाइन लिखा रहता है कि पता ही नहीं चलता कहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे। और लोगों को लगता है 360 में 300 नंबर ला नहीं पाते, हालत ख़राब हो जाता है, यही सब कारण है ना। अब चित्र में तो दिख रहा है हमें, सब चीज़ देखे भी हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि इसके आम जो रहते हैं वो किधर की ओर रहते हैं वाला क्वेश्चन पूछेंगे, भुजा, है ना। एनाफेज अवस्था में उसकी भुजा कौन सा साइड में होती है, सेपरेशन होने के टाइम में, या है ना विभाजन होने के टाइम में गुणसूत्र के, तो कहाँ कहाँ की ओर है ये, अंदर की ओर है, मतलब सेंटर की ओर है। ये सेंटर वाला लाइन है ना, तो सेंटर की ओर में होती है, जबकि ये गुणसूत्र काइनेटोकोर की जो दिशा पूछेंगे तो पोल की तरफ होती है। तो यहाँ पर ये इधर वाले क्रोमोसोम का इधर की ओर पोल है, इधर को हम नॉर्थ लिए हैं तो नॉर्थ पोल बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इधर को हम साउथ लिए हैं तो साउथ पोल की ओर बोल सकते हैं, ओवरऑल ध्रुव की ओर बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये सब जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पढ़े, प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होती है। सेंट्रोमियर देखो स्प्लिट हो रहे हैं यहाँ पर, सेंट्रोमियर विभाजन, और इसी से ही क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर होता है अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित, अनुदैर्ध्य जानते हो, ट्रांसवर्स और ट्रांस, है ना, ट्रांसवर्स वाला है, ट्रांसवर्स अनुदैर्ध्य रूप से, ट्रांसवर्स ऐसे, है ना, ऐसे टाइप से ना ये विभाजन होगा। देखो यहाँ इससे पहले वाले में हम लोग देखें कि देखो ऐसे स्प्लिट होती है, तो इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। टीएस सेक्शन जानते हैं ना, वीएस सेक्शन वर्टिकल सेक्शन ऐसे है, ट्रांसवर्स ऐसे काटते हैं इसको, है ना, ऐसे चकते से रूप में। तो देखो अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होती है, तो बात याद रखना कि सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु,
गुणसूत्र बिंदु का विभाजन कब होता है वाला क्वेश्चन पूछेंगे माइटोसिस के केस में। तो गुणसूत्र बिंदु का विभाजन या विघटन, विभाजन हो रहा है, देखो विभाजित हो रही गुणसूत्र बिंदु, ये दोनों आधा आधा थोड़ा थोड़ा गुणसूत्र बिंदु लिए हुए हैं, एक काइनेटोकोर को ये ले लिया, एक काइनेटोकोर को ये ले लिए, तो एक ही गुणसूत्र बिंदु था, लेकिन काइनेटोकोर दो थे। अब एक इसमें क्या हुआ, एक ही काइनेटोकोर रह गया, मतलब ये क्या हो गया, विभाजित हो गया गुणसूत्र बिंदु। और इसका विघटन होगा, अब विघटन होंगे, और इसके बाद विघटन होने के बाद जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा गुणसूत्र बिंदु गायब हो जाएंगे। मतलब ये ना ऐसे है, ये क्रोमोसोम यहाँ पर गुणसूत्र बिंदु है, मतलब है ना, इसको वापस से बनाए, ऐसे है ये, यहाँ पर इस काइनेटोकोर से ऐसे चिपके हुए हैं, बाद में क्या हो जाएगा, यही जो है ना ऐसे पूरे हट जाएंगे, गुणसूत्र बिंदु गायब। तो गुणसूत्र बिंदु गायब होगा, डीकंडेंसेशन चालू हो जाता है वहीं से, जिसके परिणाम स्वरूप दो पुत्री क्रोमेटिड है ना, दो पुत्री क्रोमेटिड बन गए। ये देखो ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड एक हो गए, एक क्रोमेटिड एक हो गए, ये पूरा क्रोमेटिड दो ही था ना, इनके पास में कैसे थे, ये ऐसे था, है ना, ऐसे था ये। तो बताओ एक गुणसूत्र में, एक गुणसूत्र कब बोलेंगे, जब सेंट्रोमियर ही एक होगा। वही बात को मैं पिछले वाले क्लास में भी बताया कि जितना सेंट्रोमियर, जितना गुणसूत्र होगा उतना ही क्रोमोसोम होगा। एक गुणसूत्र बिंदु है तो एक ही क्रोमोसोम है, और इसके कितने क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड, और दोनों क्रोमेटिड आपस में कौन से क्रोमेटिड है, इसको मैं प्रीवियस क्लास में बताया, सिस्टर क्रोमेटिड बताया हूं। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड दोनों भाग में क्या हो जाएंगे, जैसे ही ये गुणसूत्र बिंदु ही विघटित हो गया, तो इसके बीच में जो क्रोमेटिड रहेगी ना पुत्री वाली, वो उन लोग भी क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। भविष्य के पुत्री नाभिक के गुणसूत्र होते हैं, इन्हीं लोग हैं जो क्रोमेटिड रहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बहन लोग हैं इन लोग, ठीक है, का निर्माण करते हैं। जैसे स्पिंडल फाइबर सिकुड़ते हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, वो क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, उसका लेंथ जो था ऐसे खींचे हुए थे, खींचे जैसे रबड़ को ऐसे फैला खींच के रखे रहते हैं ना, फिर धीरे 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 सिकुड़ते हो जाए, सिकुड़ेगा तो बताओ उसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिकुड़ने के टाइम में कम हो जाती है, सिकुड़ने के टाइम में क्या हो जाती है, इसका जो लेंथ है किसका, स्पिंडल फाइबर का लेंथ क्या हो गया, कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो कम हो जाती है। तो क्रोमेटिड भूमध्य रेखा से विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तो एक क्रोमेटिड जो है, सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो गए और यहाँ पर अपने विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ने लग गए। और पहले बात हम एनाफेज के लिए जाने थे क्या, कि ये जो है ना छोटी अवस्था होती है, छोटा चरण तुरंत हो जाता है ऐसा सब, ठीक है, तुरंत हो गया। और हम एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में ऐसे दिखाई दे रहे हूँ, है ना, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, एक दो तीन चार सिस्टर क्रोमेटिड उधर हो गए, चार सिस्टर क्रोमेटिड इधर हो गए, ठीक है। इसका आगे और देखें, ये क्या था, पूरा एनाफेज था। इसके बाद में देखते हैं टीलोफेज के बारे में। एनाफेज से कई बार क्वेश्चन आया भाई कि है ना, सेंट्रोमियर का गुणसूत्र बिंदु का विघटन कब होती है पूछता है, तो एनाफेज वाली में जानना है ना, चूंकि माइटोसिस है तो सीधा एनाफेज बता देंगे, लेकिन मियोसिस में एनाफेज में भी है ना दो पार्ट आता है, एनाफेज फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड में स्प्लिट होती है उसमें, जबकि इसमें कोई फर्स्ट सेकंड वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके हिसाब से हमें आंसर देना रहता है। यदि माइटोसिस का केस है सीधा एनाफेज आंसर देना है, लेकिन मियोसिस का जब केस आएगा, चूंकि मियोसिस को हम अभी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, तो उसमें जब हम लोग जानेंगे बताएंगे कि वो जब होती है, कब होती है, जब एनाफेज सेकंड हो जाते हैं, उसके बाद गुणसूत्र बिंदु का या है ना सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है, वहां पर जानते हैं, ठीक है। देखें टेलोफेज में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर क्लस्टर करते हैं और क्रोमेटिन फाइबर में खुल जाते हैं। क्लस्टर मतलब, क्लस्टर का मतलब ये है कि दोनों आप सभी लोग आपस में फ्यूज हो जाएंगे पूरी तरीके से। अब देखो यहाँ पर ये क्या था, अलग अलग गुणसूत्र के रूप में दिखाई दे रहे थे, अलग अलग क्रोमेटिन के रूप में दिखाई दे रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिन अलग अलग हुए जैसे, फिर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर क्लस्टर होगा और क्रोमेटिन फाइबर खुल जाएंगे। तो मतलब जो फाइबर्स के रूप में था, मतलब जो ठोस रूप में था ना, वो फिर से किस में बदल जाएगा, द्रव रूप में बदल जाएंगे। मतलब ये जो क्रोमोसोम रहेंगे ना, वो क्रोमोसोम क्रोमोसोम नहीं रहेगा, वापिस से किस में बदल जाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर में बदल जाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर। और ये क्रोमेटिन फाइबर जो है ना, ये क्या हो गए, एक सेल में दो बन गए, यहाँ पर देखो ये बन गया, ये भी बन गया क्रोमेटिन फाइबर, मतलब क्रोमेटिन मटेरियल बोल सकते हैं, फाइबर्स नहीं, फाइबर मतलब धागे होते हैं, मटेरियल है, क्रोमेटिन फाइबर्स में खुल जाते हैं, मतलब क्रोमेटिन मटेरियल है। केंद्र की झिल्ली क्रोमेटिन फाइबर के चारों ओर इकट्ठा हो जाए भाई, चूंकि देखो अब लिक्विड है तो इसको घेरने के लिए जगह चाहिए, तो इस टाइम में टेलोफेज में क्या होगा कि इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बने थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो वापिस से क्या होंगे, जो डिसअपियर हुए थे दृश्य वापिस से क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे, रीअपियरेंस मतलब पुनः दिखाई देने लग जाते हैं। यहाँ पर कौन, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहती है, केंद्र की झिल्ली पुनः बन जाती है ना। अब केंद्र की झिल्ली बनेगी तो बाकी लोग तो आएंगे ही आएंगे, क्यों,
क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ रहता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, इसकी भी क्या हो जाएगी, जब ई आर आ जाएगी, ई आर का भी क्या हो जाएगा, री अपीयर हो जाएंगे। अब ई आर से जुड़ा है कौन, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी, ये भी आ जाएंगे। और उसके बाद जब ये लिक्विड वाला पार्ट है तो उसमें न्यूक्लियोलस जो गायब हुआ था ना, वो भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो कुल मिलाकर टीलोफेज में क्या हो रही है, तो टीलोफेज ऐसी दिखती है, ऐसी अवस्था है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपीयर हो जाएंगे, पुनः बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनेगी, और इसके ऊपर डिपेंड रहने वाली चीज तो बनेगी ही, न्यूक्लियोलस भी साथ में बनेंगे। तो है ना, यही बोले कि केंद्र की झिल्ली क्रोमेटिन फाइबर के चारों ओर इकट्ठा होती है। इस प्रकार दो संतति नाभिक मतलब बनते हैं, दो यहाँ से डॉटर सेल्स बन जाएंगे, है ना, मतलब डॉटर सेल नहीं, दो संतति नाभिक का मतलब दो न्यूक्लियस बना है। अभी एक ही सेल में दो न्यूक्लियाई है ना, टू न्यूक्लियाई होती है एक ही सेल के अंदर में, अभी एनाफेज स्टेज में। यदि हमें एक सेल में दो न्यूक्लियस को देखना होगा तो कौन सी चरण में हम देख सकते हैं, तो एनाफेज टीलोफेज चरण में हम देख सकते हैं। टीलोफेज में डीकंडेंसेशन हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए, टू न्यूक्लियाई स्टेज है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से प्रकट होते हैं, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर का काम खत्म, है ना, ये दिखाई भी नहीं देंगे, ये भी गायब हो जाएंगे। कब, जब टीलोफेज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तब ये गायब, इसका काम जो था करने जो आया था वो काम कर गया, और स्पिंडल फाइबर भी क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे इस स्टेज में। कौन से स्टेज में, टीलोफेज स्टेज में। हम लोग देखो, चूंकि ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पर हम लोग और भी जब हम डायग्राम देखते हैं दूसरा भी, तो उसमें देखो ये क्रोमेटिन फाइबर्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये क्रोमेटिन फाइबर ये न्यूक्लियर एनवलप बनना हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब लोग अब गायब हो जाएंगे, वो धीरे धीरे डिजोल्व हो रहा है वो, ठीक है। इसके आगे और देखें, तो अगला हम जो चरण पढ़ने वाले हैं, जो शुरू में हम लोग बनाए थे, क्या बनाए थे कि यहाँ पर जो हम देखे थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों जो अवस्थाएं हैं, ये सब अवस्था किसके पार्ट थे, ये कैरियोकाइनेसिस के पार्ट थे, कैरियोकाइनेसिस के ही भाग हैं ये। अब ये कैरियोकाइनेसिस के भाग थे, ये तो हो गया। अब इसके बाद में क्या, तो कैरियोकाइनेसिस के बाद में आती है जो है ना अगला स्टेज, वो क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का सीधा सा मीनिंग है, साइटोकाइनेसिस का मतलब है सीधा, कई बार इसी क्वेश्चन को पूछ देते हैं, साइटोकाइनेसिस का मीनिंग, है ना, जैसे बीएससी नर्सिंग वगैरह इन सब को ही देते रहते हैं। काइनेसिस का मतलब होता है टूटना, तो साइटोकाइनेसिस का मतलब होगा साइटोप्लाज्म का विभाजन। तो साइटोप्लाज्म का विभाजन ही क्या है, साइटोकाइनेसिस है। जबकि कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग क्या पढ़े थे हम लोग, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक द्रव्य का, न्यूक्लियोप्लाज्म का डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य का विभाजन। जबकि यहाँ पर कोशिका द्रव्य के विभाजन या साइटोप्लाज्म के विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात भी हमें जानना है। और ये कब होती है, जस्ट आफ्टर टीलोफेज, टीलोफेज के बाद में होगी। मतलब एक सेल में दो न्यूक्लियस है और दोनों न्यूक्लियस के को अलग हो गया। अब न्यूक्लियोप्लाज्म देखो, लड़ाई ही किसके बीच हो रहा था, है ना, किसके किसके बीच हो रहा था, न्यूक्लियस के बीच में, मतलब वी एन के बीच में और वीसी के बीच में। वी एन वाले लोग तो अपने अलग अलग कर लिए, अपना बना लिए। अब वीसी की बारी है, तो वी एन के बाद में पहले वी एन होता है, उसके बाद में फिर वीसी होगी, तो इसको भी डिवीजन करना पड़ेगा। तो इसको भी डिवाइड होने के लिए देखो क्या होती है, तो देखें यहाँ पर, यह साइटोप्लाज्म का एक विभाजन है जिसके परिणाम स्वरूप दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब दो डॉटर सेल्स बनेंगे। और यह तब शुरू होता है जब टीलोफेज प्रगति पर होती है। मतलब देख सकते हैं हम लोग कि टीलोफेज के बारे में जाने हम लोग, तो टीलोफेज चलते चलते टीलोफेज के जस्ट बाद ही ना शुरू हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि भाई कोशिका विभाजन एक सतत प्रक्रिया है, जब चालू हो गया रहता है लगातार होते रहता है, कोई यहाँ पर बीच में ऐसे नहीं रहती। इसको तो हम लोग पढ़ने के लिए बनाए हैं कि इसके बाद ये होता होगा, इसके बाद ये होता होगा, हम अपना नाम खुद बनाए हैं हम लोग, है ना। सेल के अंदर ऐसे माइटोसिस ऐसे लिखा हुआ थोड़ी नहीं दिखाई देगा कि ये चीजें हैं, उसको हम नाम दिए हैं। अब हम बोलते हैं इसको स्पिंडल फाइबर या तारक केंद्र है बोलेंगे, है ना, नहीं हम उसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, बोल देंगे। तो भाई सबके लिए जो सामान होता है ना, तो पढ़ने के लिए ऐसा बनाया जाता है कि सुविधा कि सबके लिए अच्छा रहे वो, ठीक है। तो तब शुरू होती है जब टीलोफेज होती है। तो साइटोकाइनेसिस में देखो होता कैसे है, तो यहाँ पर देखो एक चीज दिखाई दे रहा होगा, ऐसे गहरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब चूंकि यहाँ पर बात क्या है, साइटोकाइनेसिस जो हो रही है, अब यहाँ से हमें दो प्रॉब्लम है। कैसे दो प्रॉब्लम, अब ये जो सेल था मान लो वो प्लांट सेल था कि एनिमल सेल था, ये भी तो हमें जानना है कि प्लांट सेल है कि एनिमल सेल। क्योंकि प्लांट सेल होगा तो उसमें तो साइटोप्लाज्म के बाहर की ओर में रहती सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के सबसे बाहर में रहती सेल वॉल रिजिड होती है, तो उसको तोड़ नहीं सकते। जबकि एनिमल सेल में सबसे आउटर लेयर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन को तोड़ सकते हैं क्योंकि वो लचीली होती है, वो झिल्ली, है ना। तो यहाँ पर दो मेथड है, उसके द्वारा ही क्या होता है ना, कि डिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। वो इंटरफेज है वाली अंतरालावस्था, इंटरफेज में, है ना, वैसे दिखाई देगा, फिर से इंटरफेज में चली जाएगी, है ना। डिवीजन करने के बाद में दो भाग में डिवाइड होगी,
इंटरफेज में चली जाती है वो, ठीक है। तो उसको भी देखते हैं हम लोग। तो देखिए इधर, अब देखना साइटोकाइनेसिस में दो अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला हम लोग एनिमल सेल की बात करते हैं, प्राणी कोशिकाओं में या एनिमल सेल में कैसे होती है। तो एनिमल सेल के लिए एक बात याद रखना है, क्योंकि एनिमल सेल का आउटर मेम्ब्रेन जो रहती है यहाँ पर, वो क्या रहती है, सेल मेम्ब्रेन, या बोल सकते हैं क्या, मेम्ब्रेन, या बोल सकते हैं इसको क्या, कोशिका झिल्ली है। क्या है ये, कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री में है, तो यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली एक कोशिका में है ना, मतलब प्लाज्मा झिल्ली जो है, अब इसमें क्या दिखाई देती है साइटोकाइनेसिस के टाइम में, इसमें एक खांच बनी हुई दिखाई देती है। इसको खांच विधि द्वारा अलग करते हैं, खांच विधि बोलते हैं इसी को, सेल फरो मेथड बोलते हैं, सेल फरो मेथड। खांच बनी हुई दिखाई देती है, मतलब हम बोल सकते हैं ऐसा सेल है मान लो, तो ये सेल जो है ना, इसमें ऐसे खांच बनी हुई दिखाई देंगे, मतलब बीच में ऐसे खांच हो जाएगी, और खांच जो है टुवार्ड द सेंटर है ना, टुवार्ड द सेंटर अंदर जाती है ऐसे, मतलब दोनों तरफ से, बाहर तरफ से खांच बनेंगे, मतलब बाहर से ऐसे खांच बनेगी और यही धीरे धीरे गहरी होती जाएगी। ये नहीं कि अंदर से बाहर नहीं जाएगी, बाहर से अंदर आती है, देखो बाहर से अंदर आ रही है ना। तो ये भी जानना है हमें, बाहर से अंदर आती है। तो देखो यह धीरे धीरे गहरा होता जाता है और केंद्र में जुड़ जाता है, दोनों गहरा होंगे और इसके बाद क्या होंगे, ऐसे केंद्र में जुड़ गए, केंद्र में जुड़ जाता है और साइटोप्लाज्म को दो भागों में विभाजित कर देते हैं। मतलब देखो हम ऐसे देख सकते हैं, ऐसे गहरा होता हुआ जा रहा है, गहरा होता होता हुआ दो भाग में डिवाइड हो जाता है। ये कौन, तो ये होती है किसमें, प्राणी कोशिकाओं में। तो प्राणी कोशिका में साइटोकाइनेसिस के टाइप पूछेंगे तो सेल फरो मेथड बताना है। सेल फरो मतलब कोशिका खांच विधि द्वारा क्या होती है, दो भाग में डिवाइड होती है। मतलब साइटोकाइनेसिस सेल फरो मेथड से क्या होती है, डिवाइड होगी दो भाग में, ठीक है। इसके बाद देखें, अब अगला प्लांट सेल है। क्योंकि प्लांट सेल में क्या रहती है ना, सबसे मुसीबत क्या है इसकी, सेल वॉल। क्यों, क्योंकि रिजिड रहती है, नॉन लिविंग रहती है वो, है ना, तोड़ने नहीं देगी, बाउंड्री रहती है आउटर सेल का। तो उस टाइम में फिर क्या होगा, ऐसे दो भाग में डिवाइड हो गई, फिर क्या करना है। तो यहाँ पर देखो ये वेसिकल्स वगैरह जो रहते हैं ना, जो गोल्जी बॉडी बनाई रहती है वेसिकल्स, वो बीच में आते हैं। अब यही जो बीच में आएंगे जो वेसिकल्स, इसके अंदर सीमेंट टाइप का पदार्थ भरा हुआ रहता है, मिडिल लेमिला में जैसे रहते हैं ना, मिडिल लेमिला प्लांट सीमेंट होता है, वैसे ही इन लोग ना सेल प्लेट बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे प्लेट बनाएंगे, प्लेट। और यही प्लेट जो है ना धीरे धीरे क्या होती है, गहरी होती जाती है, तो उसकी वजह से क्या बन जाती है, दो भाग में डिवाइड होती है, मतलब सेल प्लेट फॉर्मेशन विधि द्वारा। तो इसमें देखेंगे प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है पूछेंगे, तो सेल प्लेट फॉर्मेशन या निर्माण बोल सकते हैं, सेल प्लेट निर्माण विधि द्वारा, सेल प्लेट निर्माण विधि द्वारा क्या होती है, ऐसे डिवीजन होता है। तो यह कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण प्राणी कोशिका में साइटोकाइनेसिस से अलग है, उससे अलग है ना, ये डिफरेंस है इसका। तो पादप कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी से बनने वाली सेल प्लेट भूमध्य रेखा पर जमा हो जाती है, यह बाहर की ओर में, मतलब सेल प्लेट नहीं, वेसिकल्स वगैरह बोल सकते हैं, बनने वाली वेसिकल्स है ना, वो भूमध्य रेखा पर जमा हो जाती है, बाहर की ओर बढ़ता है। देखो इसमें क्या होता है, वो क्या होता है, कोसेंट्रिक बोलते हैं इसको, कोसेंट्रिक मतलब केंद्र की ओर होता है, कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक का मतलब ये केंद्र की ओर बढ़ता है ना, खांच केंद्र की ओर, इसमें प्लांट सेल में केंद्र की ओर बढ़ता है, जबकि इसमें देखना, इसमें यहाँ पर बनती है और इधर इधर की ओर जाती है। मतलब ये किधर बन रही है, टुवार्ड दी परिधि, मतलब टुवार्ड दी सर्कमफेरेंस बनती है, मतलब ये परिधि की ओर जाती है, परिधि की ओर, जबकि उसमें किसकी ओर जा रही थी, केंद्र की ओर जा रही थी, जबकि इसमें परिधि की ओर जाती है। ये बात भी हमें जानना है कि सेल प्लेट जब बनेगी तो इधर की ओर आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे इधर इधर ऐसे, है ना, दोनों इधर इधर निकलेंगे, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर पार्श्व दीवारों से, पार्श्व दीवारी मतलब साइड साइड में और भी दीवार है ना, इसकी सेल वाल की, तो उसी से मिल जाती है। तभी तो हम बोलते हैं यहाँ पर जो बनी हुई स्ट्रक्चर है ना, इसमें दो प्लांट सेल के बीच में रहती है मिडिल लेमिला, है ना, ये मिडिल लेमिला बनाती है यही, और मिडिल लेमिला को हम लोग प्लांट सीमेंट बोलते हैं, प्लांट सीमेंट, क्योंकि दो नाइबरिंग सेल को क्या करती है, ये जोड़ के रखती है। सेल बायोलॉजी में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए रहते हैं। मिडिल लेमिला कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी रहती है, लेकिन मोस्टली कैल्शियम से बनी रहती है 90%, और ये 10% इसको सेल बायोलॉजी में पढ़े भी रहते हैं। मिडिल लेमिला, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम के पैक्टेट होते हैं मिडिल लेमिला, जिसके द्वारा दो नाइबरिंग सेल, मतलब बोल सकते दो पड़ोसी कोशिका को जोड़ने का जो काम करती है वो मिडिल लेमिला है ना, मतलब प्लांट सीमेंट बोलते हैं इसी को। तो वे सेल प्लेट बनाने के लिए एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, और ये पुत्री कोशिकाओं को अलग अलग करता है, बाद में सेल प्लेट मध्य लेमिला बन जाती है। वही बताया ना मैं कि जो सेल प्लेट होती है वही मिडिल लेमिला बन जाती है,
और मिडिल लेमिला के बारे में पढ़े हुए रहते हैं। प्लांट सीमेंट होती है, ठीक है। और सबको बताना है कि एनिमल सीमेंट क्या होता है, जान है ना, बताना है, लिख के बताना, कमेंट में बताना क्या कि प्लांट में तो ये बता दिया मिडिल लेमिला है ना प्लांट सीमेंट है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होती है ना एनिमल सीमेंट, उसको बताना है, ठीक है। और आगे देखें, साइटोकाइनेसिस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, हम शुरू में पढ़े थे क्या कि बाकी और भी ऑर्गेनेल्स होते होंगे, उसका भी क्या होता होगा, तो उस टाइम में देखना साइटोकाइनेसिस के दौरान, उसी टाइम में, जिस टाइम में साइटोकाइनेसिस होता उसी टाइम में माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड है ना जैसे अंग पुत्री कोशिकाओं के बीच में वितरित हो जाते हैं। क्योंकि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में प्लास्टिड रहती है, तो प्लास्टिड को भी क्या होना पड़ेगा, ड्यूजन होना पड़ेगा, और प्लास्टिड को भी क्या होना पड़ेगा, ड्यूजन होकर दोनों सेल को मिलना पड़ेगा, तो दोनों सेल को मिल जाती है। और देखो हम जानते भी हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर में खुद का डीएनए होता है, और खुद के डीएनए होने की वजह से ना सेल्फ रेप्लिकेट करवाता है वो डीएनए, और उसीलिए सेल्फ रेप्लिकेट करवा के ना वो माइटोकॉन्ड्रिया को फिजन मेथड से, विखंडन विधि द्वारा दो भाग में डिवाइड कर देता है। हम पढ़े भी रहते हैं सेल बायोलॉजी में कि उसमें लास्ट लाइन लिखा है एनसीईआरटी वालों ने कि माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन विधि द्वारा विभाजित होती है, तो विखंडन विधि द्वारा यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया दो माइटोकॉन्ड्रिया बना देती है। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया है ये, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, तस्तरी नुमा दिखती है, इसी से दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं। क्योंकि प्लास्टिड के अंदर खुद का डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का डीएनए है, तो इन लोग अपना बना सकते हैं, अपना अपना रेप्लिकेट करके दूसरा बना देते हैं, और उन लोग पुत्री कोशिका में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, ठीक है। आगे और देखें, कुछ जीवों में कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होता, नतीजन मल्टी न्यूक्लिएटेड स्थिति आ जाती है, संघ कोशिका बोलते हैं, उत्पन्न होती, जैसे नारियल में तरल एंडोस्पर्म वाली जो कहानी है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के एग्जाम्पल होते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ये कौन, नारियल का जो पानी है एंडोस्पर्म, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट रहते हैं, तो नारियल में जो तरल एंडोस्पर्म है उसमें कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होता। मतलब डिवीजन होना क्यों शुरू हुआ था, विभाजन होना, क्योंकि कैरियोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा के बीच में लड़ाई था। पहले कैरियोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा दोनों लड़ाई करते थे और बोलते थे कि मैं ज़्यादा हूँ, मैं ज़्यादा हूँ। तो शुरू में बोले भाई यार कोई ज़्यादा नहीं है, हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कौन ज़्यादा है कौन कम। तो कभी कभी क्या होता है, कैरियोप्लाज्मा तो डिवाइड कर लेता है ना, चूंकि डायरेक्टर ऑफ द सेल है और उसको कंट्रोल भी करती है वही न्यूक्लियस जो है, वही कंट्रोल करके रखे रहती है, तो वो कर लेता है, लेकिन साइटोप्लाज्मा डिवीजन करने से मना कर देता है। तो जब साइटोप्लाज्म डिवीजन करने से मना करेगा तो एक ही सेल के अंदर में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाएंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जिसको संघ कोशिका बोलते हैं, है ना। और जैसे एग्जांपल भी दिया है एनसीईआरटी ने कि नारियल में जो तरल एंडोस्पर्म होते हैं, तरल भ्रूणपोष, मतलब पानी, नारियल पानी, है ना, वो किसका एग्जाम्पल है, ये आफ्टर साइटोकाइनेसिस नहीं होने का परिणाम है। मतलब बोल सकते हैं कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कैरियोकाइनेसिस है बट साइटोकाइनेसिस नहीं है। तो यहाँ से है ना घुमा के या एआर वाले क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे तो साइटोकाइनेसिस जो है इसमें नहीं होती, जबकि क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है, ठीक है। तो ये बात जानना है हमें कैसे होती है। इसका आगे और देखें, ओवरव्यू देखें, यहाँ से ओवरव्यू की सब चीज़ में क्या क्या चीज़ हुआ उसको देखते हैं हम लोग। तो देखें ये न्यूक्लियस है, इसमें देखो एक क्रोमोसोम वगैरह है, डिप्लॉयड सेल है, इंटरफेस में थी जब, मतलब G1 S G2 चल रहा था, G1 से S चल रहा था, फिर G2 चल रहा था, उस टाइम में ये क्या हुआ, है ना, ग्रोथ करने वाली है, सेंट्रोसोम है, डुप्लीकेशन हुआ, तो है ना ये डुप्लीकेशन हो गए। मतलब ये पूरे को बताया है, यहाँ पर सीधा सीधा इंटरफेस में सबको बता दिया कि इस टाइम में क्या क्या हुआ। तो एस में क्या हुआ, है ना, ये जो सेंट्रोसोम था वो दो भाग में डिवाइड हो गया, सेंट्रियोल मतलब, और इसमें से देखो ये एक एक क्रोमेटिड लिया हुआ था, है ना, ये यहाँ पर दो दो क्या हो गए, क्रोमेटिड आ गए, मतलब यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो गया एस फेज में। और प्रोफेज आती है किसके, एम फेज में, एम फेज का पहला फेज आता है प्रोफेज, इनमें क्रोमोसोम जो डीएनए रेप्लिकेट हुए, रेप्लिकेट होने वाला डीएनए यहाँ पर आया है। आप देखो ये सेंट्रोमियर अपने अपने टुवार्ड दी क्या चलने गए, इन लोग सेंट्रो मतलब पोल की ओर चले गए, पोल की ओर जाने के बाद में प्रो मेटाफेज स्टेज को देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, मेटाफेज देखेंगे तो एक मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर माइटोटिक स्पिंडल बना हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब माइटोटिक स्पिंडल किसको बोलेंगे, देखो पूरा स्पिंडल जो है ना पूरी तरीके से जाके सेंट्रोमियर से नहीं जुड़ पाता, कुछ ही जाते हैं कुछ जो है नहीं जाते, इसलिए एस्टर बना के रखा हुआ रहता है ना, ताकि जरूरत पड़ने पर उसको जाके पकड़े या है ना उसको सहायता करे, इसीलिए। तो ये सब हुआ। उसके बाद में एनाफेज में देखो अलग अलग हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड जो थे अलग हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड अलग होने के बाद में यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाती है सेंट्रोमियर का, सेंट्रोमियर मतलब वो जगह जो दो क्रोमेटिड को पकड़ के रखती है वो खत्म। फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पर टीलोफेज हुआ तो दोनों में के बीच में सेपरेशन होना शुरू हुआ, तो ये क्या हो गया, डीकंडेंसेशन हुआ,
है ना। डीकंडेंसेशन का मतलब संघनन जो हुआ था वो वापस से डीकंडेंस हो गया और उसके बाद में यहाँ से सेल प्लेट फॉर्मेशन या बोल सकते हैं सेल फॉर्म मेथड से दो भाग में डिवाइड हो जाती है साइटोकाइनेसिस। तो ये पूरा ओवरऑल व्यू है, ठीक है। इसको हम लोग आसानी से देख के समझ भी सकते हैं, जो पढ़े हैं वही है। अब लास्ट टॉपिक है ना आज के क्लास का, क्या कि माइटोसिस का महत्व क्या है जानते हैं हम लोग, ठीक है। माइटोसिस हुआ किस लिए, सिग्निफिकेंट ऑफ द माइटोसिस। तो माइटोसिस के लिए क्या क्या बातें हैं जानते हैं। तो पहले बात तो यह समान जीनोम के साथ द्विगुणित पुत्री कोशिकाओं का उत्पादन करता है। समान जीनोम मतलब 2n है तो 2n वाले लोग ही करेंगे, 2n वाले लोग ही करेंगे, n है तो n वाले लोग ही करेंगे। बात को हमें है ना माइंड में बिठा के रखना है। जैसा पैतृक कोशिका वैसी पुत्री कोशिका रहेंगे, सीधी सी बात है। यह सभी दैहिक कोशिका मतलब जो सोमेटिक सेल्स होती है में समान गुणसूत्र संख्या को बनाए रखने में मदद करती है। तो कैसे समझ सकते हैं इसको, कि जैसे मान लो मेरा ये हाथ का कोई सेल है, यहाँ पर डैमेज हुआ, डैमेज होने के बाद में जब यहाँ पर माइटोसिस से डिवीजन होगा तो समान सेल बनेंगे, गैप भर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मान लो मियोसिस से हुआ ये, तो एक सेल की जगह में 10 सेल बनेंगे, ट्यूमर बनने के चांस बढ़ जाएंगे, तो वही कैंसर सेल बनाती है। जो अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो होती है ना वही कैंसर सेल बनाती है। तो ऐसा नहीं होता। तो दैहिक कोशिकाओं में जितनी कोशिका की जरूरत उतना ही कोशिका बनाना पड़ता है, तभी तो जैसा कटा रहता है वैसे फिर आ जाता है सेम टू सेम चीजें। तो सेम गुणसूत्र है वहां पर। अगला, यह बहुकोशिकीय जीवों के शरीर के विकास में मदद करता है। शरीर के विकास में मतलब डेवलपमेंट इसी से होता है, पूरा जाइगोट से लेकर पूरा बॉडी बनने तक। जाइगोट मतलब एक सेल, एक सेल से लेकर पूरा बॉडी बनने तक में कौन से प्रोसेस से होता है, वो माइटोसिस प्रोसेस से ही होती है, ठीक है। उसके अलावा और भी बात करें तो मेरिस्टेमेटिक ऊतकों में माइटोसिस जीवन भर पौधों के निरंतर विकास में मदद करती है। तो हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर में मेरिस्टेमेटिक सेल, एपाइकल मेरिस्टेम, रूट मेरिस्टेम में जो रहती है वो दोनों लगातार डिवीजन करते रहते हैं हमेशा, जीवन भर पौधे के निरंतर विकास में सहायक होती है, ठीक है। उसके अलावा ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो अनुपात को पुनर्स्थापित करता है जो कोशिका वृद्धि के कारण बिगड़ी थी, है ना। लड़ाई हुआ था ना, सेल ग्रोथ हो रहा था, सेल ग्रोथ होने के टाइम में न्यूक्लियोप्लाज्मा कम होते जा रहा था, साइटोप्लाज्मा बढ़ते जा रहा था, याद है ना। दोनों में पैरेलल बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन कम ज्यादा हो रहा था। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में शुरू में ही क्लास में बताया है ना, VN डिवाइडेड बाई VC माइनस VN वाला जो फॉर्मूला है, ये जो बिगड़ी थी ना इसको क्या करती है, मेंटेन्ड करती है। मेंटेन्ड मतलब इसको पुनर्स्थापन कर देती है, जो बिगड़ी हुई रहती है उसी को, ठीक है। उसके अलावा यह सेल की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए अनिवार्य है। मतलब सेल जब है ना, जैसे आरबीसी का जानते हैं, आरबीसी का लाइफ स्पान जानते हैं कितने दिन होता है, 120 दिन। 120 दिन में जो मर जाती है तो आरबीसी के कब्रिस्तान जहाँ स्प्लीन होता है वहां पर लेके चली जाती है। तो सेल जब मरती है तो उसको मरम्मत है, उसको ठीक करने काम करके, ठीक नहीं होगा जाके कब्रिस्तान में फेंक के है ना उधर ही रख देगी उसको, ठीक है। और प्रतिस्थापन में मदद करे, प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेस होते रहते हैं लगातार, ठीक है। और देखें उदाहरण के लिए त्वचा की एपिडर्मिस की ऊपरी परत की कोशिकाएं, आंत और रक्त कोशिकाएं की परत, देखो उसका उदाहरण भी दिया है कि देखे होंगे जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है अभी, ठंड से यहाँ से ना स्किन का लेयर निकलना शुरू हो जाएगा यहाँ से धीरे धीरे, और लगभग एक स्किन के लेयर पूरा निकलेंगे, पूरा एपिडर्मिस, त्वचा की एपिडर्मिस जो लेयर है ना, जो सबसे ऊपरी लेयर एपिडर्मिस लेयर है, ये एक ऐसे छिलके के रूप में निकलते जाता है। और आंत की और रक्त कोशिकाएं, आंत की मतलब इंटेस्टाइन, जो आंत के अंदर में जो सेल्स हैं और ब्लड सेल्स जो रहती है, ये सभी जो है माइटोसिस द्वारा क्या होते रहती है, रिप्लेस होते रहती है, रिप्लेसमेंट चलते रहता है इनका, ठीक है। तो ये पूरा कहानी किसकी है, माइटोसिस की। तो माइटोसिस में क्या होता है, सम विभाजन, क्यों बोले, क्योंकि पुत्री कोशिकाओं में है ना पैतृक जैसा ही जीनोम होता है, मतलब पेरेंट सेल के जैसा जीनोम है ना डॉटर सेल में होंगे। और इसका जो फॉर्मूला था माइटोसिस का, इसको मैं प्रीवियस क्लास मतलब है ना इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें बता भी चुका हूँ, है ना। और किसी को है ना याद नहीं हो गया, देखे नहीं होंगे, तो 2 की पावर n से चलती है, जहाँ पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ माइटोसिस होते हैं, है ना। ये बात को याद रखना कि कितने सेल बनाने के लिए कितने माइटोसिस की जरूरत पड़ेगी, ये वाला जो क्वेश्चन जब आएगा, है ना, तो ये सब चीज़ जो है हमें जानना चाहिए। तो ये सब चीज़ देखो थोड़ा शॉर्ट में और बता दिया, जबकि प्रीवियस क्लास में और है ना लिखे थे इसको। 8 16 2 की पावर 5 में 32 हो जाते हैं, 2 की पावर 6 में 64 हो जाते हैं, 2 की पावर 7 में हो जाते हैं 128, 2 की पावर 8 में हो जाते हैं कितना, है ना 256 हो जाते हैं, 2 की पावर 9 में हो जाता है कितना 512, और 2 की पावर 10 में हो जाती है कितना 1024 सेल। मतलब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे कि 128 सेल बनाने के लिए हमें कितने माइटोसिस की जरूरत पड़ेगा, तो 28 के n की जगह में जो है वही हो जाएगा।
जैसे 128 में 7 है, 256 सेल बनाने के कितने माइटोसिस, तो 8 है। या उल्टा भी दे सकते हैं, 6 बार माइटोसिस हुआ तो कितने सेल बने, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोनों तरफ से। या तो इसको देंगे कितने सेल बनाने के लिए कितने माइटोसिस की जरूरत, या इतने माइटोसिस होंगे तो कितने सेल बनेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जो है इसको हमें जानना है। ठीक है, तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पर, है ना। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। और यदि इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। नीट जोन के WD को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि है ना कुछ कर सके लाइफ में और अच्छा है ना निर्माण कर सके अपने आप को। ठीक है, थैंक यू।